बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे जी। डस्का से लेकर कराची तक अगर आप इंतखाबी अमल की बात करें तो बहुत सारे सवालात हैं। कभी पोलिंग के दरमियान कुछ ऐसा मामला हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा हमने तरीक़ाकार देखा है वो ये है कि जब गिनती का अमल हुआ डस्का में भी, जो पहली बार इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बहरान पैदा हो गया था। इसी तरीके से अगर कराची की बात करें तो कराची में भी गिनती के अमल के दौरान कुछ ऐसी ताख़ीर होना शुरू हुई जिसको सारे ही लोग अनयूजुअल कह रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से सईद गनी साहब, जो उनके सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा जी मैंने तो अपनी जमात से कहा है कि करने दें रिकाउंटिंग, क्योंकि नून लीग जो है वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने समात के लिए वो मंजूर भी कर ली है उनकी दरख्वास्त। लेकिन मामला सिर्फ एक हल्के का रिकाउंटिंग का, रीपोलिंग का नहीं है। और आपको ये भी बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग नहीं, रीपोलिंग करवानी चाहिए। लेकिन असल मामला ये है कि ये सारा अमल शफाफ कैसे होगा। सियासी जमातें अपने अपने मफादात की खातिर इंतखाबी अमल को जिस तरीके से सबोताज करती हैं वो कैसे रुकेगा। और हुकूमत ने एक बार फिर कहा है जी कि अपोजिशन जमातों को सोचना चाहिए, रोने के बजाय उनको जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम करना चाहते हैं उस इंतखाबी इस्लाहात के अमल का हिस्सा बनना चाहिए। तो क्या अब हम सोचें कि ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है, जिसमें दो बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं, अब ये लोग सोचेंगे कि हम इंतखाबी इस्लाहात के लिए ये बेहतर वक्त है, क्योंकि एक तरफ ये लोग निज़ाम बदलने की बात करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन का अमल शफाफ कर दिया जाए, गैर जानिबदार कर दिया जाए, तो इस मुल्क में जो असल नुमाइंदगी है, जो असल हुक्मरानी है, वो उभर कर सामने आ जाएगी। वो कैसे आएगी अगर आज आप बैठ के बात नहीं करते? अगले आम इंतखाबात का माहौल शुरू हो जाएगा, अगला ही एक साल है, और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपने रिफॉर्म्स नहीं किए हुए, पुराने निज़ाम के तहत ही अगर आप इलेक्शंस कराएंगे तो यही धांधली का शोर हम आइंदा भी देखते रहेंगे। उसके अलावा मुल्क में जो कोरोना की सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हुकूमत बार बार अपील कर रही है SOPs पर अमल दरामद के लिए। कुछ उस पे भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। नकवी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ जाफ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। जाफ़र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी से हमें सेनेटर शहादत अवान साहब ज्वाइन करेंगे जी। तीनों मेहमानों को वेलकम कहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जाफ़र साहब आपसे करना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके लहजे में कोई ऐसी बात हमें नज़र नहीं आई इस इलेक्शन के जीतने के बाद, और जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, कि वो कहीं पे भी ये सोचते हैं कि नून लीग के साथ ताल्लुकात का ज़्यादा ख़राब होना हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि आप कोई इलेक्शन हार ही नहीं सकते, हर जगह ही आप कहते हैं कि आपके साथ धांधली हो गई है। और ज़ाहिर है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी ने कुछ हफ्तों से वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम भी करवाया इस हल्के में। मिफ्ता साहब खुद उसकी तायद करते हैं कि बड़ा काम हुआ है, तो फिर क्यों शक है आपको इतना ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिलावल साहब एक सियासी जमात की क़यादत कर रहे हैं और उनके लबो लहजे में नून लीग के या किसी दूसरी सियासी जमात के जो अपने मंशूर के मुताबिक काम कर रही है, इल्ला ये कि वो मामला जिनमें कोई भी चंद सियासी जमातें या कोई इत्तेहाद बना के मिल के चलें, बाकी मामलात पे हर एक की अपनी आज़ाद राय है और होनी चाहिए, और उसके मुताबिक अपने इंतखाबी मंशूर और अपनी जो है वो सियासी पोलिटिकल विल के मुताबिक चलना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं। और हुकूमत को क्या नुकसान होगा और नहीं होगा, ये बिल्कुल इस इलेक्शन एक से जुड़ा हुआ नहीं है। हुकूमत के नुकसान की अगर बात करें, वो तो जो 5वीं पोजीशन आई वहाँ पे, और जो दुर्गत अहले कराची ने वो 1100 अरब पैकेज जिसका जनाब इमरान खान साहब ऐलान करके आए थे, उसकी बनाई। और सदर साहब वहाँ से, गवर्नर साहब वहाँ से गुजरा, वहाँ से असद उमर साहब खुद जो है वो कराची के जितने तरक्याती काम हैं या मामलात हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो जब इतना भला और सियाना आदमी, जिसने कितनी कामयाबी से वजारत खजाना चलाई और कितनी कामयाबी से प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को चला रहे हैं, तो कराची का भी उनकी जो स्किल है, उनकी महारत है। और हमारी ये दरख्वास्त होगी कि इलेक्शन कमीशन उस एतराज़ के ऊपर बात करे। आपने इंट्रो के अंदर ये कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए क्यों नहीं बैठते, और इसका हल इंतखाबी इस्लाहात है, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा। अगर डस्का के इंतखाब जो इससे पहले हुआ उसको लें, और जो धुंध पड़ी जहां डी ट्रैक हुए बहुत सारे पोलिंग ऑफिसर्स, और जिसके अंदर बड़ी क्लियर कट फाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन की भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी,
अगर उन कल्प्रिट्स को सजा दी जाए। मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रात 1:30 के बाद रिस्पॉन्ड नहीं किया, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज भी सीट पर बैठे हैं। तो ठीक फिर है। कैसे होगा? आईनी जो है इदारा, उसका सरबरा एक मुतहत को एक ड्यूटी सौंपता है और वो उसके अच्छा, अंदर मैं अपनी वापस आती दयानत हूँ। आप कह रहे हैं कि ये भी एक तरीका हो सकता है कि जो जिनके ऊपर हो शक नहीं हो। सकता तंजीला, जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी उन लोगों को जो इन कवानीन को वायलेट करते हैं। देखें, सुरख अच्छा, इशारा मैं ट्रैफिक का वापस आ है। रही हूँ, मैं वापस आ आप रही हूँ इस पॉइंट के कैसे ऊपर। आपका बदलेंगे? आपका पॉइंट आ गया। सुरख मैं ही जरा रह अब गए तो कराची के छोड़ेगा, इलेक्शन के उसे ऊपर। सजा देंगे। जी, ठीक हो गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब आप जाहिर है कराची की सियासत को जानते हैं, इन हलकों को जानते हैं। आप कराची में एक सीनियर सियासतदान हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ पीटीआई को इतने कम वोट पड़े? वावड़ा साहब ने ये नशिस्त छोड़ी थी और मरकज़ में जिसकी हुकूमत हो उसको हमेशा ज़िमनी इंतखाब में फ़ायदा होता है, लेकिन हमने जितने पिछले कुछ अरसे में ज़िमनी इंतखाब हुए, हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास कामयाबियाँ नहीं मिली। वजह क्या है? 3 सर्वेस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो पोजीशन थी वो रातों रात 10% पॉइंट इंप्रूव हो गई। मिनिमम 10 से 15% तीनों सर्वे का अगर आप देखें, ये मुमकिन नहीं है, ये आज तक हुआ नहीं। वो सर्वे तमाम अखबारात में छपे, इंडिपेंडेंट सर्वे थे, पीटीआई के पीएमएलएन के करवाए हुए नहीं थे। ये पॉसिबल नहीं है। हमारा, अगर मैं कहूं कि पोलिंग कैंप्स के ऊपर जो हमने अपना सिस्टम लगाया था, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिहाज से 16,528 लोगों ने पर्ची कटवाई है। हमारे वोट निकले 8,995। वोट जाया भी करवाए जाते हैं। हमने एमक्यूएम की वो फिल्में दिखाई हुई हैं उस जमाने की, हमने ठप्पे लगते हुए की भी फिल्में दिखाई हुई हैं कि कराची के अंदर इलेक्शन कैसे होते थे, किस तरह लाखों वोट पड़ते थे, किस तरह वोट ऐड होते थे और किस तरह वोट जाया होते थे। ये सारी कहानियां जो हैं, 2002 से लेके 13 तक के इलेक्शन में जो हुई हैं, वो आज भी आप लोगों के पास भी वो वीडियोस हैं। अच्छा, मैं वापस आती हूँ। फिरदौस साहब, आपने कहा कि इस्लाहात करने में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। सेनेटर शहादत साहब, आप आपकी जमात के ऊपर ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत आपकी है, सूबाई इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और इस सारे प्रोसेस में पीपल्स पार्टी की तरफ से जो अभी तक हमने जो लीडरशिप के बयानात सुने, वो कह रहे हैं करवा लें आप गिनती करवाएंगे तो मिफ्ता साहब जो हैं वो ज़्यादा वोटों से हार जाएंगे। लेकिन आखिर ताख़ीर हुई है वोट गिनने में। नून लीग कह रही है हमारे पास सबूत हैं, फार्म 45 जो है वो भी बहुत सारे मैच नहीं कर रहे, कुछ जगहों से नतीजे मिले नहीं हैं। तो मामला असल में हुआ क्या है? देखें, सूरत हाल ये है कि ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि हारने वाला हर आदमी जो है ना, अपनी झैंप अपनी सुबकी मिटाने के लिए यही कहता है कि इलेक्शन जो है फेयर नहीं थे। अब इसमें इस दफ़ा भी नून वाले जो हैं उनके जहन में ये था कि ये सीट हमारी पक्की है, हमने लेनी है। गो के लास्ट टाइम भी वो जीत नहीं सके, और अगर उनको कुछ उम्मीद नजर तो उनकी लीडर जो हैं कराची का दौरा कतई तौर पे मनसूख ना करती। अब सिलसिला ये है कि अभी जो एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं इलेक्शन वो तो कमीशन सर में कोरोना की वजह से एप्लीकेशन उन्होंने देने के लिए। किया, कोरोना की इस बड़ी ख़राब सूरत हाल की वजह से उन्होंने किया। अब ये जो कुछ भी कह लें कि कोरोना तो पूरे पाकिस्तान में था ना, डस्का के वक्त भी तो कोरोना था ना, को कराची में खाली कोरोना तो नहीं है, कोरोना तो पंजाब में भी था, कोरोना तो हर जगह है, कोरोना तो मुल्तान में भी था। बहरहाल हमारा ये व्यू पॉइंट ये है कि हम ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि नून वाले ये समझ चुके थे कि इनके कैंडिडेट को इलेक्शन नहीं जीतने का, और मिफ्ता साहब जो उनके मौजूदा कैंडिडेट हैं पहले भी NA 249 में से जो 244 में इलेक्शन वो हार चुके थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फेयर इलेक्शन हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने इस हलके में काम किया है। हमारा जो कैंडिडेट है वो उस हल्के का रहायशी है, सर, मैं बहुत एडवोकेट सारे है, प्रैक्टिसिंग। इंडिपेंडेंट जो है वो तजियाकारों को सुन रही थी, वो कह रहे थे आपको तो खुद भी उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी को, ये तो आप लोगों के लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड विन है। ये बात हमारे मुखालफिन ये बात कहते हैं। अगर हमारा किसी लीडर ने कभी बात की हो कि हमने ये गलती की, कैंडिडेट चुनने में हमने कभी गलती की, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने तो हमेशा उन लोगों को देते हैं जो इलेक्टेबल होते हैं। तो ये मैं कहता हूँ, ये मुखालफिन तो मुख्तलिफ किस्म के बातें और बहाने करेंगे कि ये ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा होता
तो हम अपना कैंडिडेट जो है उसके लिए कैंपेन क्यों करते, या हमारा जो कैंडिडेट है उसको इसका 16-17 हज़ार इन हालात में, जबकि गर्मी जोरों पे है, रमजान उल मुबारक का महीना है, कोरोना जोरों पे है, तो इतने उसको सबसे ज्यादा वोट क्यों मिलते? ठीक हो गया। ये अच्छा, बात हम जो यहाँ है पे ये तो जरा अच्छा प्रोपेगेंडा ठीक है, है। आप तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जरा एक ब्रेक ले ले। ये एक एक हल्के की बात नहीं है। अगर आज तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को रिफॉर्म नहीं करती हैं तो आइंदा आम इंतखाबात में क्या होगा? फिर हम वही धांधली, क्योंकि हम पिछले साल हमने जब पिछली हुकूमत थी नून लीग की, हम देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत लंबी कौमी सतह पर कैंपेन की। अब उनकी हुकूमत है तो मौलाना फजल रहमान साहब पहले दिन से कह रहे हैं जी कि ये लेजिटिमेट ही नहीं है असम्बलियाँ। तो क्या हम यही सिलसिला चलाते रहेंगे सालों तक? इसका हल क्या है? कुछ हल ढूंढने की कोशिश करते हैं जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जाफ़र साहब, आपने बात सुनी है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पे सेनेटर शहादत साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि आपके तो लीडरशिप को पता चल गया था कि मिफ्ता साहब ने नहीं जीतना, तो अब ये सबूत लेके जाने का आपको लगता है कि वाकई कोई रिलीफ मिल जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को? क्योंकि मरियम बीबी कहती हैं कि हम वो इलेक्शन उसमें हार मानेंगे जहाँ पे हम इलेक्शन में हारेंगे। अगर हमें आर्टिफिशियल तरीक़ों से हराया जाएगा तो आप कह रहे थे कि हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो जाहिर बात है जब एक मुनक़सिम हिज़्ब इख्तिलाफ होती है तो हुकूमत को कुछ ना कुछ गुंजाइश तो ज़रूर मिल जाती है ना। आप तो आपस में लड़ पड़े। अब तंजीला, हम कहीं कोई लड़ नहीं रहे, सारे अपनी अपनी सियासत के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर एक मौजू पे राय मुख्तलिफ हुई है मेरी और मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों की, तो अगर आप उसे लड़ाई कह रहे हैं तो मुझे तो इस पर भी एतराज़ है। देखिए, उनका एक अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना मौक़िफ़ नहीं, है। मैं आपकी राय मान लूंगी, मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी कि आप लड़ें। ठीक है, मरियम बीबी क्यों ना गई, और डस्का के वक्त मुल्क के अंदर क्या रेशो थी कोविड फैलने की और आज क्या, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग शायद इलेक्शन कमीशन के पास गए थे कि जी कोविड की वजह से और इन हालात की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए, जो कि वो दरख्वास्तें मंजूर ना हों। फिरदौस मीम नकवी साहब कह रहे हैं कि 2023 तक जो है वो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है उसका पता चल जाएगा। 1100 अरब का जो पैकेज है, 550 अरब पीएसटीपी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो वफाकी हुकूमत का 1 साल का है पूरे मुल्क के लिए। अब उस 550 अरब में से वो 1100 अरब में कितना हिस्सा डालेंगे या कितना डाल सकते हैं बाकी मनसूबों की निस्बत, इसकी वजाहत भी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि वो 1100 के साथ अभी कल 380 अरब के लगभग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है। अनाउंसमेंट तो ये भी हुई थी कि मैं चीनी के मामलात को खुद देखूंगा। अनाउंसमेंट ये भी हुई थी कि गंदम चोरी हुई, मैं उसको खुद देखूंगा। और अगले दिन जनाब इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी को या ऑक्सीजन की सप्लाई को मॉनिटर करूंगा, तो तंजीला एक दिन में 500-600 रुपया ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। तो इमरान खान साहब तो जिस तरफ नज़र करते हैं, जिसके ऊपर ध्यान रखते हैं, वो कहीं से कहीं आम आदमी की पहुंच से वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। पीटीआई को ये भले ये दें कि फ़लाँ इलेक्शन में फ़लाँ की सीट थी, फ़लाँ की सीट थी, अब इनको ये बात जो है अवाम बावर कराएगी इंशाल्लाह ताला कि सिर्फ वादे करने से, सिर्फ नारे लगाने से, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हाइप क्रिएट करने से सियासत नहीं होती। सियासत में जब आप आते हैं तो फिर आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है। 2.5 सालों के अंदर इन्होंने वो मुर्गी अंडे की स्कीम शुरू की, आज कोई रिजल्ट बता दे कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं। फिर उन्होंने कट्टू और बच्चों की शुरू की, उसका कोई बता दे कि आज नतीजा क्या निकला है। फिर ये मियाँ वाली के अंदर बेरी के दरख्त उगा के शहद एक्सपोर्ट करना चाहते थे, जरा उसकी कोई रिपोर्ट बता दे। फिर ये कहने लगे कि हम जैतून काश्त करके जरा मैं फिरदौस साहब से इस पे जवाब ले लूं। मैंने आप सबसे जो है वो इस्लाहात पे भी कुछ बात करनी थी। काम का कोई नतीजा 2.5 साल में बता दें। फिरदौस शमीम साहब, सेनेटर साहब जो जाफर साहब है वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो बहुत सारी स्कीम्स का ऐलान किया था लेकिन कुछ भी नहीं निकला, और अवामी सतह पे आप बेशक कहते रहें कि ये सीट किसी जमात की थी, बहरहाल ये राय तो अवाम की नज़र आ रही है कि पीटीआई की कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं है।
जी मैं जाफर साहब, मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ या नहीं हुआ? पहली चीज, मुल्क में हाउसिंग के इससे अच्छी कोई स्कीम आई? और कितना जो है इन्वेस्टमेंट हाउसिंग में हुआ है, जो बैंकों ने लोन दिए, उसकी फिगर पड़ी थी आपने कि नहीं पड़ी थी? या वो मैं निकाल के आपको बताऊं, या आप गूगल पे खुद सर्च कर लीजिए। इससे कि पाकिस्तान में किस गरीब को 30 लाख रुपए तक के कर्जे का 3% इंटरेस्ट तारीख में कभी देना पड़ा हो, वो बता दीजिए। पाकिस्तान की तारीख में दरख्त लगाने के या एनवायरनमेंट के लिए इससे बेहतर कभी कोई स्कीमें आई हैं तो बता दीजिए। पाकिस्तान में टूरिज्म को फैलाने के लिए इससे बेहतर स्कीम आई है तो बता दीजिए। जिस तरह से एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम बटा वो बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें इस वक्त जितनी बन रही हैं उसकी तादाद से कभी ज्यादा बनी। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल के पास इस वक्त जितने ऑर्डर्स हैं उससे ज्यादा कभी बढ़े। पाकिस्तान के लोगों ने जो रिमिटेंसेस बाहर से भेजी हैं इससे ज्यादा कभी भेजी कि नहीं भेजी? किसी साल के अंदर जो है वो 27% जो है टैक्स पेयर्स का इजाफा हुआ, 14.5% टैक्स में इजाफा हुआ, वो बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में 2.5 बिलियन का जो यूरोज लोगों ने किया, वो की एतमाद पाकिस्तान अच्छा फिरदौस साहब, मैं जाफर साहब से बता पूछ लूंगी, लेकिन एक बता सवाल दीजिए जिस तरह जाफर साहब कोविड की हैंडलिंग की है, क्या पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा कि नहीं सराहा? अच्छा क्या फिरदौस झूठ साहब, मैं बोल जरा रहा हूं आपसे मैं? ये भी पूछ लूं कि आप ये जो देखें ना, जब हम मुआशी इशारियों की बात करना शुरू होते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी और ये मैं नहीं कह रही, ये तमाम इंडिपेंडेंट जरीदे भी कहते हैं, जो इकॉनमी के ऊपर नज़र रखने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि आम आदमी को रिलीफ देने में अभी तक आपकी हुकूमत उस तरह से कामयाब नहीं हुई। महंगाई का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी रमज़ान में कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई, लेकिन बहुत जो आम ज़रूरत की अशिया हैं वो महंगी हुई जा रही हैं। जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बड़ी बड़ी वाज़ेह सी कुछ चीजें। मैं ये नहीं कह रहा महंगाई नहीं हुई, महंगाई है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग है, आपके करंट अकाउंट्स की वजह से। जिधर आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जितना बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर रुपी पे आता है। जब प्रेशर रुपी पे आता है डिवैल्यूएशन होती है, जितनी इंपोर्टेड गुड्स हैं वो महंगी हो जाएंगी। अगर पेट्रोल की कीमत $1 थी और डॉलर जो था 100 रुपए का था और कीमत $1 ही रह जाती, लेकिन जब डिवैल्यू हो गया तो 166 रुपए का हो गया, तो 66 रुपए कीमत बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी, रुपए के टर्म में बढ़ जाती है। तो जो ये इंपोर्टेड महंगाई है उसको छोड़ के जो लोकल महंगाई है उसके अंदर अगर सब्जियां हैं, एग्रीकल्चर, टमाटर है, टमाटर इस वक्त 2 रुपए किलो फार्म पे मिल रहा है, शहर में 20 रुपए मिल रहा है, और जब ऑफ सीजन होता है तो 400 रुपए किलो जाता है। इसकी जिम्मेदारी मरकज को देंगे या सूबाई हुकूमत को देंगे? ठीक है। तो और अच्छा, हम अपने मैं इस बहस को, ये बहस कहीं और चली जाएगी। मैं जरा 1 मिनट, ये जरा 2 रुपए किलो टमाटर मुझे भी दिला दीजिएगा नकवी साहब। फार्म गेट पे बदीन में जाइए, बदीन के अंदर फार्म गेट जाफर पर साहब आप बदीन में जाएं, वहां से ले लें एरिया है। देखिए टमाटर। लोगों ने अपने गली मोहल्ले से अच्छा अपनी मैं खरीदारी जरा करनी शहादत साहब से एक पॉइंट ले लूं, फिरदौस साहब और जाफर साहब। देखें जी जी देखें जरा, अच्छा मुझे जरा देखें शहादत साहब को गुफ्तगू में तंजीला शामिल साहबा कर दें। जी शहादत साहब। तंजीला साहबा, इस वक्त जो है ना अवाम का मसला ये नहीं है कि डॉलर कितने का है या इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कितनी हैं। आम जो हमारा तबका है वो ये देखता है कि इस मुल्क में उनके रहन सहन के लिए क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं जितनी महंगाई इस दौर में हो चुकी है। और आप आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ों पे देख लें तो इस हुकूमत ने जिस तरफ भी नज़र करम की है वहाँ पे प्राइसेस आसमान पे चली गई हैं। आप अद्वियात के लिहाज से देख लें, इन्होंने कहा जी कि हम वज़ीर सेहत जो है उस पर इल्ज़ाम तराशी कोई लोग नहीं करते हैं, इन्होंने खुद की उसको बोला जी कि हम चेहरा बदली कर रहे हैं, दूसरा आदमी लगा रहे हैं, दवाइयों की कीमतें नीचे चली गई। क्या अद्वियात की कीमतें नीचे गई? पेट्रोलियम का बोराम आया, उस पर 1 2 3 लोग बदली हुई है। क्या पेट्रोलियम की इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइसेस कम हुई हैं? अगर पेट्रोल की वजह से ये महंगाई हुई है तो भाई पेट्रोल तो आपने खुद भी तो बात तो सुने, वो पैनाडोल पे ऊपर एक बात गुजारिश सुने ना, गुजारिश सुन लें सर, आप बात तो सुन लेना नकवी साहब। मैंने आपकी बात बड़े नकवी साहब मैं आपके पास आ रही हूं, जरा शहादत साहब को बात करने में आपसे जवाब दूंगी। नकवी साहब गौर से सुने, नकवी साहब हौसला रखें, मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका कोई, हम कहते हैं आपकी गवर्नमेंट को हल निकाले। देखें आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क है,
वैक्सीन आप बना तो नहीं सके, वेंटिलेटर आप बना तो नहीं सके, लेकिन मुल्क में कितनी वैक्सीन मुहैया है कोविड के लिए, पोलियो के लिए, डेंगू के लिए। भाई जो आवाम की जरूरत की चीजें हैं वो तो मुयसर करें। ठीक हो सिर्फ गया। ये 3 साल बाद नकवी साहब जरा आपकी जवाब दे गवर्नमेंट दें, का मैं ये ब्रेक कह फिर देना। मैंने ब्रेक लेनी है। नकवी साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। नकवी साहब आपने दोनों मेहमानों की बात सुन ली है, अब आम आदमी के लिए क्या है? चीनी चीनी कितनी बड़ी सस्ती हुई वो भी बता दें। मैं आटा और आपको चीनी। बताऊं ना, बड़ा जबरदस्त तरीका। ये बताइए 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ किसका मसला है? सूबाई हुकूमतों का है या नकवी साहब, आटा और चीनी जरा बता दें। अगर वैक्सीन के उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करके कर रही है तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह एजुकेशन जो है वो किसका मसला है? आफ्टर डेवोल्यूशन 18वीं तरमीम सूबाई असेंबली। अगर सूबे में अगर आप ये कहें कि इस वक्त नाखानगी की शरह ये है और 2.5 करोड़ बच्चे जो है बाहर हैं, तो उसके अंदर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को दे, चाहे वो पंजाब में पीटीआई पे आए और सिंध में पीपीपी के आए और बाप के ऊपर बलोचिस्तान में आए। लेकिन अवाम को ये तासुर देना कि पाकिस्तान के हर मसले के पीछे जो है वो मरकजी हुकूमत होती है, वो दुरुस्त नहीं है। मेरा सिर्फ बुनियादी कहना अच्छा, ये मैं जरा एक ब्रेक जो ले लूं। चीज़ अच्छा, मैं ब्रेक से बाद वापस आती हूँ। जो जाफर साहब जो आपके सवाल और है, जो दवाइयों मैं ब्रेक के बाद पूछ रही हूँ। जो रोजमर्रा की 10 दवाइयां उनके रेट 250% बढ़े हुए दिखाते तो मैं मानूंगा। अच्छा ठीक है जी, ब्रेक से वापस आते हैं जी। चीनी आटे का क्राइसिस, पेट्रोल का क्राइसिस था, बहुत सारी तहकीकात हुई, हुकूमत के अंदर भी काफ़ी सारा एक डिवाइड हुआ हुआ हमें नज़र आता है कि कुछ वज़रा जो हैं वो बाकी वज़रा के हवाले से इस तरह के बयान देते हैं कि लगता है कि शायद जमात के अंदर भी काफ़ी तकसीम है और उससे क्या नुकसान हो रहा है ये नहीं हो रहा। और फिर नकवी साहब कह रहे हैं जी कि सूबाई हुकूमतें भी ज़िम्मेदार हैं बहुत सारी चीज़ की, लेकिन ज़ाहिर है जो वैक्सीनेशन का अभी हम सारा अमल देख रहे हैं वो नेशनल सतह के ऊपर भी उसका जो रोल आउट सारा प्लान है वो स्लो है, उसकी क्या वजह, कुछ इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर शहादत साहब, नकवी साहब की ये बात तो ठीक है ना, ज़ाहिर है सूबों में अगर हम कराची के मसाइल की बात करते हैं, ये जिस हल्के के इंतखाब के ऊपर अब हम सारी बहस देख रहे हैं, पानी का वहाँ पर एक बहुत दरीना मसला है, कराची में कचरे का बहुत दरीना मसला है, तो ये सारे जो मसाइल हैं ये तो सूबाई हुकूमत के एड्रेस करने के हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी, अब मतलब हम क्या करें, अगर हम कराची की सतह तक या सिंध की सतह तक बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबल है ना, वहाँ पे तो आप ये नहीं कह सकते कि मरकज में क्योंकि इमरान खान बैठे हुए से सब खराब हो रहा है। मैडम तंजीला साहबा, बिल्कुल जो बात उन्होंने की है, पहली बात उन्होंने सेहत के बारे में की है, तो मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप गैर जानिबदाराना तौर पे देख लें तो इसमें हेल्थ में जितना सिंध आगे है इतना कोई भी सूबा उसके मुकाबले में नहीं है। या सिंध में हॉस्पिटल्स को अगर आप देख लें कि दूसरे सूबे जो हैं वहाँ से भी लोग इलाज मुआवजे के लिए कराची की तरफ रुख करते हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है उसको भी अगर आप देख लें, मेरे ख्याल में एजुकेशन को भी देख लें तो सिंध अपनी एजुकेशन के मामलात में भी बहुत आगे है। और उसके अलावा रही सही कसर बाद में ये जो कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ें वफाक के नहीं सूबों में चली गई हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई एक चीज़ पॉइंट आउट कर दें, गैर जानबदारी से अगर देख लें तो जो सिंध के हालात हैं, सिंध की जो पोजीशन है वो बाकी मैं समझता हूँ कि सूबों से कदरे बेहतर ही आप देखेंगे। उसके अलावा सिलसिला ये रह गया कि मेरे दोस्त ये कहते हैं, नकवी साहब सुन लीजिएगा, मेरा कहना ये है कि ये कहते हैं जी कि हुकूमत गवर्नमेंट जो है वो सही चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अंदरूनी जो हालात हैं इनको छोड़ लें, खारजा पॉलिसी के ऊपर अगर आप चले जाएं तो अवामुन नास हम मुतमईन नहीं हैं। उसके अलावा हमारी जो बाउंड्रीज की सूरत हाल है उस पर अगर आप देख लें तो जो गवर्नमेंट की मुतज़ाद पॉलिसी रोज़ बरोज़ जो बदलती है उस पर अवामुन नास जो है वो मुतमईन नहीं है। उसके अलावा सूरत हाल ये जहाँ तक जो है इंसाफ के तकाजे हैं, तो मैं ये समझता हूँ अपने पराओं के दरमियान जिस तरीके से तफरीक की जा रही है उससे अवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। मैं जाफर साहब से पूछ लूं, जाफर साहब जिस धांधली के खिलाफ
जो है आप लोगों ने एक इत्तेहाद बनाया पीडीएम और आपने कहा कि इस निज़ाम में शफाफियत लाई जाए और इस निज़ाम में आवाम को जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो दिया जाए, तो ये सारा का सारा जो मामला है पाकिस्तान का ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी में जो दो बड़े स्टेक होल्डर हैं, अब आज अगर आप कह रहे हैं कि कराची में इलेक्शन हमसे चोरी हुआ है, मरियम बीबी कह रही है, तो जाहिर बात है उससे मुराद ये है ना कि पीपल्स पार्टी ने आपसे इलेक्शन चुराया, या आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने आपसे इलेक्शन चुराया, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है कवानीन के मुताबिक जो है इलेक्शन करवाना। अब अगर कोई एक फर्द ऐसा काम करता है, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर कोई काम करता है, तो आप इलेक्शन कमीशन को वो नहीं कहेंगे। और जो पीडीएम इत्तेहाद है वो सिर्फ एक नुक्ता इलेक्शन के रूल्स का नहीं था, उसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि वो असहाब जो कभी महकमा मौसमियात की धुंध पड़ जाने की वजह से, कभी महकमा ज़राअत मुल्तान में एक्टिव होता सर है, वो डस्का कभी में तो खलाई बात समझ मखलूक आती फंड थी के। ना, वहाँ पीटीआई की हुकूमत थी। अब आप सिंध में कह रहे हैं वहाँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, आप किसको जी कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सुन लेना, मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ। जी हम ये कह रहे हैं कि वो इदारे जो इंतखाबी अमल के अंदर मुदाखलत करते हैं, चाहे वो इलेक्टेबल्स को तोड़ के इधर उधर करने के, चाहे वो जनूबी पंजाब का इत्तेहाद बनाने के, चाहे वो ख़ास लोगों को चुन के ख़ास जमात के अंदर ले जाने का, चाहे वो एक ख़ास ग्रुप बना के और इस मैंडेट को तकसीम करने का जो अमल है, जिस तरह अभी पिछले दिनों फिर वो कहते हैं हमें सियासत में ना लाएं, और पिछले दिनों 25-30 सहाफ़ियों के साथ 7.5-8 घंटे की ट्रांसमिशन हुई, इफ्तारी से लेके सहरी तक आर्मी चीफ साहब लेके बैठे। हम जो पीडीएम था वो सिर्फ इलेक्शन रूल्स के अंदर तरमीम के लिए नहीं, वो ये था कि आईनी इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। नकवी साहब, जो ज़्यादा बड़ा मामला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो गिला अपोजिशन करती है वो ये कि आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो तरीन साहब के ऊपर केसेस बने, जिसने भी बनाए जिसने भी बनवाए उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, लेकिन खान साहब को क्यों उनको अश्योरिटी देनी पड़ी कि नहीं उनके साथ इंसाफ होगा? तो इससे तो अपोजिशन का जो केस है वो मजबूत हो जाता है कि शायद इंसाफ नहीं होता, या नैब या FIA जो हैं वो इन्फ्लुएंस इदारे हैं। संजीला, यहाँ पे देखिए, पहली चीज में, क्योंकि 2 के बाद बारी आती है, जी मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगी सर, क्योंकि वो दोनों अपोजिशन है। आप ये नैरेटिव एक मैगजीन है, इस महीने की डेट है इसकी अप्रैल। इसकी हेडिंग क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कराची। यहाँ कितने साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है? 13 साल से। ये पूरी मैगजीन में 80% कराची के हालात हैं, जिसके बारे में मैं अब आपको मुख्तसरन बताता हूँ। 2007 के बाद इस शहर के अंदर एक कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ है। 2004 के बाद से इस शहर का एक कतरा पानी ट्रीट हुए नहीं होता, सीवरेज पूरी समंदर में, खुले समंदर में डाल दी जाती है। इस शहर के अंदर जो है यौमिया 17,000 टन मैक्सिमम, और मिनिमम जो एस्टिमेट है वो है कि 13,000 टन कूड़ा पैदा होता है। पूरी गवर्नमेंट के पास इस वक्त सकत जो है उठाने की वो 7,000 टन है। 7,000 टन जो है सड़कों पे छुट जाता है, जो कि जलाया जाता है, जो नालों में चला जाता है, लेकिन वो नहीं जाता। इस शहर में 2004 में 22,000 बसें चलती थी, इस वक्त 4,500 चलती हैं। इस शहर और इस सूबे के अंदर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर विद इन द सिटी, शहर के अंदर कोई सर्विस है नहीं। आखिरी सर्विस जो थी वो कराची ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन KTC, वो भी बंद कर दी गई है। इस वक्त इस शहर के अंदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वो जो है उसमें एक मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। ये वो शहर है जो कि सूबा सिंध की 95% रेवेन्यू जो है वो इस शहर से आती है। वक्त खत्म हो गया। एक एक जुमला आप तीनों से मुझे आखिर में जो चाहिए वो ये कि ये जाफर साहब पहले आप बता दीजिए। नकवी साहब भी ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत थी, जाहिर है PTI हर बात पे कहती है कि पिछली हुकूमतों की वजह से हमें सारे मसाइल हैं, आप लोग इनको इल्ज़ामात देते हैं। अवाम इंतज़ार करें कि कब सियासी जमातें बैठ के कोई ऐसी कौमी चीज़ें जो है उनका हल तलाश करे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में हालात बेहतर हों। आपको लगता है ये इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात से कोई मामला हल होने वाला है? तंजीला, हमने 2013 में हुकूमत संभाली तो बावजूद बहुत सारे प्रेशर्स और धरने, और पाशा साहब क्या करते रहे, ज़हीरुल इस्लाम साहब क्या करते रहे, इसके बावजूद हमें पता था पावर क्राइसिस रिजॉल्व करना है। मुल्क के अंदर जो है वो
दहशतगर्दी का खात्मा करना है और सियासी हम मांगी पैदा करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पावर क्राइसिस भी दूर हुआ, दहशतगर्दी का भी खात्मा हुआ। फिरदौस साहब जिस शहर के अंदर कराची में रहते हैं, आज की बात करें 2013 ना, और आज की 2018 जाफर में साहब, क्या हालात थे। आज की बात करें कि आज इल्जामात से कि कैसे निकला आज की जाए। बात यह है कि इस हुकूमत के पास ना विजन है, ना सलाहियत है, ना वो टीम है 200 अफराद की। ये धोतियां बदल रहे हैं, एक मिनिस्टर को उधर कभी उधर। जब आपके पास सोच नहीं, विजन नहीं, तो फिर आप कैसे डिलीवर कर ठीक है सकेंगे? शहादत साहब, ये आज नालायक भी हैं, आप लोग नालायक इल्जामात भी से हैं, क्या मैं फायदा। बेवकूफ भी गुजारिश ये हैं, करूं, निकम्मे भी हैं। बस ठीक है मैं जाफर साहब, आगे आपका पॉइंट जी। मैं शहादत साहब, मेरी 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 सिर्फ ये गुजारिश है, आपने बजा तौर पे कहा कि खाली अपना ब्लेम लगाने की वजह से जो है ना बर्डन जो है आप वो डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब ये देखें कि इतना अरसा हो गया है, इतने अरसे में ये मौजूदा गवर्नमेंट तो अब इनके है ना, अभी में इनको यकीन नहीं आ रहा कि ये हुकूमत ये खुद कर रहे हैं, अभी भी बैठ के यही कह रहे हैं पिछली दफा ये हुआ वो हुआ। ठीक भाई है इतना फिरदौस शमीम आपने नकवी साहब, आधे से आपके ज्यादा पास इन दोनों बातों का जवाब देने का टाइम है। अब प्लीज इंटरप्ट कोई ना करे नकवी साहब को, क्योंकि उन्होंने वाकई 2 लोगों की बात बोलना है और ये आखिरी कमेंट भी होगा नकवी साहब। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी हुकूमत की कोई पॉलिसी बताएं, क्योंकि माजी की हुकूमतों ने जो भी किया, अब आपको भी तो बहुत अरसा हो गया हुकूमत में आए हुए। देखिए, दो तीन चीजें हैं जिसको मैं बताऊं। जी हमारी 2 प्लान पॉलिसी है, एक है काम करने की और दूसरी ये है कि माजी में जो सिस्टम का बिगाड़ हुआ है उसको दुरुस्त किया जाए। करप्शन जब तक खत्म नहीं की जाएगी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो करप्शन के खात्मे का सबसे आसान तरीका जो मौसर हो सकता है वो ऊपर से जो जितना ताकतवर है उसको एग्जाम्पल बना दो, करप्ट लोगों को पकड़ो। जैसे कि या तो कहें कि करप्शन इस मुल्क में नहीं है, तो हम उस पर भी चल रहे हैं। जहां तक हमारी वैसे स्कीम्स का ताल्लुक है, डेवलपमेंट स्कीम्स का ताल्लुक है, वो हम प्रोग्राम अलहदा लेके चल रहे हैं। मुल्क की तारीख में 50 साल बाद डैम बनने शुरू हुए। मुल्क की तारीख में मैंने कहा कि जो एनवायरमेंट के लिए प्रोग्राम आया, ये 13 साल से जो सिंध में बैठे हुए हैं वो अभी तक K4 को जो कि 2007 की स्कीम इनसे ये वो पूछिए कि ज्ञान की भाषा 2018 पे 2.5 साल में कितना पैसा खर्च किया है। फेडरल गवर्नमेंट को अब ये ले रहे हैं कोर्ट का सहारा। 2007 से ये हुकूमत कर रहे हैं, 2007 से एक बूंद कतरे पानी नहीं आया, बसें तक ये ला नहीं सके, कोई मास ट्रांजिट सिस्टम ये नहीं ला सके। जाफर साहब पूछ रहे हैं द्यामिर भाषा डैम पे कितना पैसा लगा 2.5 साल में। कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगा है इस वक्त तक जो मुझे पता है, मैं आपको चेक कर लूंगा, डोंट टेल मी 250 अरब लग चुका है जो मुझे लास्ट तो फिगर याद है। लेकिन सिंध की भी 2 स्कीमें बता दें ना, सिंध की भी 2 स्कीमें बता दें जो फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध में कोई स्कीम जो शुरू की हो। पहली स्कीम पावन फायर टेंडर एक वक्त में किसी शहर में पाकिस्तान के नहीं आए, ठीक हो गया कराची। अच्छा अब ये उसके अलावा अच्छा ये बहस ऐसी है कि इसमें हम नवाज शरीफ ने शुरू किया था, हमने ड्रॉप नहीं किया, वो इस साल अगस्त चले ये अच्छी बात है जाफर साहब। अब ये सारी जो गुफ्तगू है ये अनएंडिंग है। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया, वक्त क्योंकि महदूद है। जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, फिरदौस शमीम नकवी साहब और सेनेटर शहादत, आप तीनों का शुक्रिया जी। सियासी जो हालात हैं उसमें इस वक्त जो अवाम की ज़रूरत है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी इख्तलाफात को भुलाते हुए या उन सियासी इख्तलाफात का कोई मौजू हल ढूंढते हुए तमाम जमातें कुछ आगे की तरफ देखें और आगे बढ़ने की कोई राह दिखाएं अवाम को भी, क्योंकि ज़ाहिर है ये लीडर्स हैं, लीडरशिप इनके पास है, ये कोई राह दिखाएंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।